हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में जाने थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? क्या है टॉपिक आपका? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये लोड जो है डिजाइन लोड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गिवन लोड दिया रहता है, आपका, मान लो किसी ये मान लो ये आपका कॉलम है, ये मान लो आपका कॉलम है। ठीक है, इस पर मान लो कोई लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है। ठीक है, पी लोड लग रहा है, मान लो ये 500 किलो न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है इस कॉलम पे, कंप्रेसिव मेंबर पे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको 500 किलो न्यूटन के लिए हमको इसको डिजाइन करना है। ठीक है, जो हम डिजाइन करेंगे तो जो डिजाइन लोड निकालेंगे हम लोग, डिजाइन लोड निकालेंगे, ये डिजाइन लोड आपका इससे कम होना चाहिए। इससे डिजाइन लोड से आपका अप्लाइड लोड कम होना चाहिए, तभी डिजाइन आपका सेफ होगा। कहने का मतलब, मान लो किसी यहाँ पर 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसको जो हम डिजाइन करेंगे वो कम से कम 800 किलो न्यूटन करेंगे या फिर 1000 किलो न्यूटन करेंगे, तभी तो आपका डिजाइन सेफ होगा। अगर मान लो कि हमने 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, अगर मैंने डिजाइन लोड करके निकाल दिया आपने 400 किलो न्यूटन का, तो इसमें क्या होगा? इससे आपका ये कॉलम क्या होगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग डिजाइन लोड निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए? आपका अप्लाइड लोड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अप्लाइड लोड से आपका डिजाइन लोड ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब देखो पीडी क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये आपका डिजाइन लोड है, ये आपका डिजाइन लोड है। ठीक है, पीडी आपका। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? लोड का एरिया अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये एरिया कैसा है? ये आपका इफेक्टिव सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव सेक्शनल एरिया, या फिर आप इसको ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हो। ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हो आप इसको, ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, एफसीडी क्या है आपका? आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है। एफसीडी क्या है आपका? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ 7.3.2, ये आपका आईएस कोड का लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपका आईएस कोड मिलेगा, जब आईएस कोड आप लिए होंगे, उसमें देखिएगा कि आईएस कोड क्या है आपका? 800 2007। ये आईएस कोड आपको यूज करना है स्टील में। ठीक है, ये आईएस कोड आपको स्टील में यूज करना है। इस आईएस कोड में आप जब देखोगे पॉइंट नंबर 7.32, ठीक है, इस पॉइंट में आपको इफेक्टिव सेक्शन एरिया के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया होगा। आप लोग आईएस कोड में देखिएगा इसको कैसे डिफाइन किया गया है। बट हम लोग क्या करते हैं, जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस एरिया निकालते हैं। टेंशन मेंबर में क्या करते थे? टेंशन मेंबर के जब हम लोग डिजाइन करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे? उसमें हम लोग नेट एरिया को कैलकुलेट करते थे। इसमें क्या करना है? हम लोग को ग्रॉस एरिया को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरह डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस लेना है। ठीक है, वो भी आपको आईएस कोड 7.1.2.1 में दिया हुआ है। उसमें जाकर आप देख सकते हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, आपका परमिसिबल स्ट्रेस क्या है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। या तो इसको आप बोलिए कंप्रेसिव परमिसिबल स्ट्रेस, या तो आप इसको क्या बोलिए? कंप्रेसिव परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, या फिर आप इसको बोलिए डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो क्या है,
अब देखो क्लाउस ये आईएस कोड का क्लाउस है, ये आईएस कोड का है, आईएस कोड का क्लाउस है, ठीक है। आईएस कोड कितना है आपका 800 2007, ठीक है। क्लास नंबर कितना है आपका 7.3.2। 7.3.2 में लिखा हुआ है इफेक्टिव सेक्शनल एरिया के बारे में, यही पॉइंट आपको लिखा हुआ है। जब आईएस कोड में देखिएगा तो आपको यही लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, एक्सेप्ट एज मॉडिफाइड 3.72 क्लास 4, ठीक है। ग्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो वही बोला था जो मैंने पीछे बोला था, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया और ग्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों सेम है, ठीक है। द ग्रॉस सेक्शनल एरिया shall be taken as effective sectional area for all compression member fabricated by welding, bolting and riveting, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम इफेक्टिव सेक्शनल एरिया लेते हैं एई, या तो इसको एई बोलो या फिर इसको आप एजी बोलो, ठीक है। ए का मतलब इफेक्टिव सेक्शनल एरिया या फिर एजी का मतलब क्या होगा ग्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है, हम लोग जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है, इफेक्टिव सेक्शन के लिए, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया के लिए जितने भी आपका कंप्रेसिव मेंबर है, जितने भी आपका कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, जो आप वेल्डिंग में यूज करेंगे, जो आप बोल्टिंग में यूज करेंगे, जो रिवेटिंग में यूज करेंगे, ठीक है, तो कंप्रेसिव मेंबर में हम लोग कौन सा एरिया लेंगे, अपना ग्रॉस एरिया लेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा, सो लॉन्ग एज दिस सेक्शन इज सेमी कॉम्पैक्ट और बेटर होल्स नॉट फिलेट विथ रिवेट्स, बोल्ट्स और पिन shall be deduct from gross area to calculated effective section area, ठीक है। जब आप रिविट का डिजाइन करते हो, जब कंप्रेशन मेंबर में रिजिट का डिजाइन करते हो, ये मान लो कॉलम है, ये कॉलम है, मान लो आप इसमें रिविट से डिजाइन करोगे, क्या होता है कि रिविट आपका जब कंप्लीट अगर फिल नहीं करता, कंप्लीट फिल नहीं करेगा, मान लो इसमें रिविट डाल दिया, कंप्लीट फिल कर गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो एरिया लेंगे, इस पूरे कॉलम का जो एरिया लेंगे, इस कॉलम का जो पूरा एरिया लेंगे, ये पूरा आपका ग्रॉस एरिया लेना है। ग्रॉस कहने का मतलब ये रिविट का होल का भी एरिया लेना है, रिविट का होल का भी एरिया लेना है, आपको इस पूरा प्लेट का एरिया लेना है, ठीक है, तो प्लेट का एरिया लेना है, ठीक है। हम लोग पूरा ग्रॉस एरिया लेते हैं। टेंशन मेंबर में क्या करते थे हम लोग, इसमें ये रिविट का होल था, हम लोग ए नेट लेते थे, नेट एरिया लेते थे। नेट एरिया में क्या करते थे, ये रिविट का जो होल है, इसको हम लोग घटा देते थे, ठीक है। याद होगा बी इंटू 3D डैश करते थे, 2D डैश करते थे, या ND डैश होता था, जितना रिविट रहता था वहां पे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, याद आ रहा होगा थोड़ा, ठीक है। हम लोग जब भी कंप्रेशन मेंबर लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, ग्रॉस एरिया लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखो, यही देखो आईएस कोड है आपका, आईएस कोड 800/2007, क्लास नंबर कितना है, क्लास नंबर 7.1.21 में देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो था FCD आपका, ठीक है। ऑफ एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो FCD जो आप लीजिएगा उसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेगा, ये इस फॉर्मूले से आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये आपका आईएस कोड में दिया हुआ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है FCD का फॉर्मूला, Fy अपॉन Ym नॉट, Fy अपॉन Ym नॉट अपॉन में 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में कितना है 0.5 इक्वल टू x Fy अपॉन में Ym नॉट लेस देन Fy अपॉन Ym नॉट होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे इसमें Fy क्या है, Ym नॉट क्या है, ठीक है, आपका फाई क्या है, ठीक है, लैम्डा क्या है, इन सब चीज के बारे में देखेंगे। तो फाई क्या है आपका, ये जो फाई जो जब भी आप फाई लीजिएगा तो फाई आपको 0.5 प्लस 1 प्लस अल्फा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर से लेना है, ठीक है। फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखेंगे इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा आपका सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो
वन डायमेंशन के लिए हम लोग इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर एफ वाई अपॉन एफ सी इक्वल टू एफ वाई ब्रैकेट में के एल क्या है आपका? के एल ये आपका इफेक्टिव लेंथ है, ये आपका क्या है? ये आपका इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है। के एल क्या है आपका? इफेक्टिव लेंथ है। अपॉन में आर, आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। अपॉन में पाई स्क्वायर ई, ठीक है। अब देखो एफसीसी क्या है आपका? ये जो आपको एफसीसी दिख रहा है, ये जो आपका एफसीसी दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका यूलर बकलिंग स्ट्रेस है। ये क्या है आपका? यूलर बकलिंग स्ट्रेस। तो यूलर बकलिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको लिखा हुआ है पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल अपॉन लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हो लेमडा स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है? लेमडा है, ये पूरा का पूरा आपका, ये आपका पूरा का पूरा आपका, ये आपका लेमडा है, इसको लेमडा स्क्वायर लिखेंगे। कहने का मतलब यूलर बकलिंग का लिखोगे, यूलर बकलिंग स्ट्रेस जो लिखोगे, बकलिंग स्ट्रेस ये आपका होगा पाई स्क्वायर ई अपॉन में लेमडा का स्क्वायर, ठीक है। कभी भी पूछेगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा कि यूलर बकलिंग का फॉर्मूला क्या होता है? बकलिंग स्ट्रेस का याद रखना, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा का स्क्वायर होता है। के एल अपॉन आर, ये तो आपका क्या है? ये आपका लेमडा है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। के एल को हम लोग क्या कहे? के एल को हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक। अल्फा क्या है? ये जो अल्फा आपको दिख रहा है, ये अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये अल्फा जो दिख रहा है, अल्फा क्या है आपका? इम्परफेक्शन फैक्टर है, इम्परफेक्शन फैक्टर है, जो कि आपका टेबल नंबर 7 में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है इम्परफेक्शन। आप देखो ये आपका एक्स क्या है? स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है आपका, जो कि टेबल नंबर 8 में दिखाया गया है फॉर डिफरेंट बकलिंग क्लास स्लेंडरनेस रेशियो यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो आपको आईएस कोड में ये पूरा का पूरा अच्छे से दिया हुआ है, सारा टेबल दिया रहता है, इसलिए हम स्टार्टिंग की क्लास में ही बोलते हैं कि आपको स्टील टेबल और आईएस कोड होना जरूरी है, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है। तो एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये जो एक्स का फॉर्मूला है 1/5 प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 0.5, ठीक है। उसके बाद लेमडा एम नोट क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है आपका मटेरियल का, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो टेबल नंबर 7 में इम्परफेक्शन फैक्टर जो है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये आपका क्या है? बकलिंग क्लास अल्फा क्या है? बकलिंग क्लास ए बी सी डी, ठीक है। 4 पॉइंट है आपका, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.21 है, 0.34 है, उसके बाद 0.49 है, उसके बाद 0.76 है, ठीक है। इसको ग्राफ से देखेंगे अभी आगे जाके, देखो कैसे ग्राफ में दिया हुआ है। देखो कॉलम बकलिंग जो कर्व है, कॉलम बकलिंग कर्व देखें, इसी से आपको इम्परफेक्शन फैक्टर के बारे में पता चलेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन अंडर डिफरेंट बकलिंग स्ट्रेस, डिफरेंट बकलिंग स्ट्रेस ए बी सी एंड डी आर गिवन इन टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 10 में दिया हुआ आपको, पेज नंबर भी दिया गया, पेज नंबर 44 में आपका आईएस कोड 2007 में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब डिफरेंट केस के लिए, ए बी सी डी के लिए, डिफरेंस केस के लिए डिफरेंट बकलिंग आपका दिया हुआ, बकलिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग टेबल नंबर 10 में जाके देख लेंगे, ठीक। अब देखो ये स्ट्रेस है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या था? द स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर एक्स जो आपका दिया हुआ है, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर एक्स जो दिया हुआ है, एंड द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी फॉर डिफरेंट बकलिंग क्लास यील्ड स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो इज गिवन टेबल नंबर 8 में दिया हुआ है, टेबल नंबर 8 में दिया हुआ, पेज नंबर 37 में आपका दिया हुआ है, ठीक है। और टेबल नंबर 9 में जो है आपका पेज नंबर 40 में, ठीक है, उसमें आपको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है एफसीडी फॉर डिफरेंट बकलिंग के लिए क्लास ए और डी के लिए। ये सारा वैल्यू आपको इस आईएस कोड 800 2007 में, ठीक है, अलग अलग पेज में आपका दिया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, आईएस कोड में एक बार, ठीक है।
अब देखो यही आपका कर्व है, यही आपका कर्व है, यही आपका कर्व है, जो हर एक टेबल नंबर आपका टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 8, इन तीनों टेबल में आपका पूरा वैल्यू दिया रहेगा, सभी का अलग अलग वैल्यू। उस वैल्यू के हिसाब से आपका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ए बी सी तीनों चारों पॉइंट का, ठीक है। उसके हिसाब से आप वैल्यू देखिएगा, उस हिसाब से वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा पूरा का कंप्लीट, ठीक है। अब देखो बकलिंग क्लास का कुछ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ये भी आपको आई कोड में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर आपको व्यू नहीं दिख रहा है। ये आपका कैसा सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन है। ये कैसा सेक्शन है, आपका आई सेक्शन है, ठीक है। ये आपका बॉक्स सेक्शन है, ये आपका चैनल सेक्शन है, ये आपका चैनल सेक्शन है, एल सेक्शन है, ये आपका टी सेक्शन है, ठीक है। सभी सेक्शन का आपको अलग अलग क्रॉस सेक्शन का अलग अलग वैल्यू दिया गया हुआ है। ये आपका देखो लिमिट्स है, ये आपका क्या है बकलिंग अबाउट एक्सिस है, ये आपका बकलिंग क्लास है, ठीक है। उस ग्राफ से ही दिया हुआ है। ये कुछ यहाँ पर मान लो जैसे एरिया यहाँ पे दिया हुआ है किसी 1.2 है, तो ये कौन सा बकलिंग एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद ये बकलिंग क्लास क्या है, ये बकलिंग क्लास ए है, ठीक है। इसके बाद देखो वैल्यू दिया हुआ है एफ वाई का वैल्यू दिया हुआ है, लेस अगर 40 mm है, एफ वाई का वॉल्यूम मान लो इस सेक्शन में 40 mm है। ये कैसा सेक्शन है आपका रोल्ड आई सेक्शन है, रोल्ड आई सेक्शन है, ठीक है, रोल्ड आई सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह सभी सेक्शन का आपको एक्स का और एफ वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो किस क्लास का किस एक्सिस पे है वो आपका लिखा हुआ है, ये आपका बकलिंग पूरा क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार आई कोड में जाके जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंगल स्ट्रट में। एंगल स्ट्रट क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका सिंगल एंगल स्ट्रट है, ये आपको आईएस कोड 800 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ डेफिनेशन देखिए, द कंप्रेशन इन सिंगल एंगल स्ट्रट may be transfer either concentrically to its centroid through end gadget or eccentrically by connecting one of its leg to a gadget or adjacent member, ठीक है। आपका एंगल स्ट्रट, पहले तो स्ट्रट कैसा है आपका, ये देखिए स्ट्रट कैसा है, स्ट्रट आपका कंप्रेशन मेंबर है, स्ट्रट कैसा मेंबर है, स्ट्रट आपका कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है। एंगल स्ट्रट में आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका सिंगल स्ट्रट, सिंगल एंगल स्ट्रट होता है, ठीक। उसके बाद होता है आपका एक डबल एंगल स्ट्रट होता है, ठीक है। सिंगल एंगल में क्या होता है, जो भी लोडिंग है, जो भी आप लोड लगाओगे वो आपका कंसंट्रेटेड लोड होगा, मतलब कहने की मतलब लोड जो आपका अप्लाई होगा वो आपका पूरा सेंटर पे लोड अप्लाई होगा, वो आपका लोड पूरा सेंटर से पास करेगा, ठीक है। और उस पर लोडिंग कैसा होगा आपका कंसंट्रेट, कहने का मतलब पॉइंट लोड होगा, पूरा आपका पॉइंट लोड होगा, ठीक है। लोड जो होगा वो जो मान लो कि ये आपका एंगल है, ये मान लो ये आपका एंगल स्ट्रट है, ठीक है। जैसे इस पे लोड लगेगा, इस पे मान लो जैसे कंप्रेशन लोड लग रहा है, ठीक है। ये आपका एक लेग पे ही पूरा इसी लेग पे आपको दिखेगा लोड, इस लेग पे आपको कुछ नहीं दिखने को मिलेगा, इस पे कोई कंप्रेशन कोई टेंशन आपको नहीं दिखने को नहीं मिलेगा। आपका जो भी कंप्रेशन लगेगा वो सिर्फ एक लेग पे लगेगा, ठीक है। और जो लोड रहेगा, लोड कैसा रहेगा, वो आपका पॉइंट लोड रहेगा या आपका कंसंट्रिक लोडिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है आपका डबल एंगल स्ट्रट है। इसमें देखो कैसे कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड बैक टू बैक
on opposite side of GP, the effective length KL in plane of end gadget plate shall be taken as between 0.7 and 0.85 times the distance between intersection. ठीक है, the distance between intersection. ठीक है, डबल एंगल स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, डबल एंगल में ये देखो बैक टू बैक कहने मतलब ये आपको मान लो चैनल सेक्शन है, ये आपका सॉरी ये एंगल सेक्शन ले लो, ये आपका मान लो गैजेट प्लेट है, ये आपका कैसा है गैजेट प्लेट है, इस पे आपका एक एंगल सेक्शन लगा हुआ है, इस टाइप का एंगल सेक्शन लगा हुआ है, ये मान लो इस टाइप का आपका एंगल सेक्शन लगा हुआ है। इस टाइप का कनेक्शन को क्या बोलते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन बोलते हैं। इस टाइप का कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन बोलते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा, ये जो आपका इफेक्टिव लेंथ दिखेगा, ये आपका पूरा इफेक्टिव लेंथ दिखेगा, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेंथ दिखेगा, इफेक्टिव लेंथ जो दिखेगा, ठीक है, वो आपका गैजेट प्लेट के एंड से, ठीक है, 0.7 एंड 0.85 टाइम्स इंटरसेक्शन के इतना होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका लेंथ है, मान लो कि ये आपका गैजेट प्लेट का जो लेंथ होगा, ये आपका गैजेट प्लेट का लेंथ होगा, टोटल जो लेंथ होगा, ठीक है, जब आप डबल एंगल स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा बैक टू बैक में, उसमें जो आपका इफेक्टिव लेंथ लेना है, ये पूरा इफेक्टिव जो लेंथ लेना है वो आपका 0.7 या तो 0.85 टाइम्स लेना है। ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ लेना कितना टाइम्स लेना है, 0.7 टाइम्स से 0.85 टाइम्स लेना है। ठीक है, अब देखो कनेक्टेड बैक टू बैक वन साइड का दिया हुआ है आपको, ग्लॉस में दिया होगा, क्लॉस नंबर 7.5.252 में क्लियर आपका लिखा हुआ है, दी आउटस्टैंडिंग लेग जो होता है आपका, जो आउटस्टैंडिंग लेग होता है, ये जो आप ये कैसा लेग, ये तो आपका कनेक्टिंग लेग है, ये आपका कनेक्टिंग लेग है, ये कैसा लेग है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग है। ठीक है, सेल बी कनेक्टेड बाय टैक बोल्ट रिवेटिंग, ठीक है, और टैक वेल्डेड स्पेस एट डिस्टेंस नॉट एक्सीड 600 mm। जो आउटस्टैंडिंग जो लेग रहता है, ये आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, इसको हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, टैक रिविट से, टैक रिविट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टैक रिविट से कनेक्ट करेंगे। और जो बेल्डिंग का, अगर मान लो हम बेल्डिंग से करेंगे, बेल्डिंग से कनेक्ट करेंगे, तो जो उसका स्पेस का जो डिस्टेंस वो आपका 600 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसे आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, अब थोड़ा सा हम इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ स्ट्रक्ट का। अब थोड़ा सा हम इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा एंगल ऑफ स्ट्रक्ट का, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्या है आपका, मान लो इफेक्टिव लेंथ फॉर एंगल स्ट्रक्ट, क्या है, एंगल स्ट्रक्ट। ठीक है, क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल स्ट्रक्ट है। ठीक है, ये मान लो ट्रस्ट है आपका, मान लो ये आपका ट्रस्ट है, कुछ इस टाइप का ट्रस्ट बना हुआ है, ये मान लो कुछ इस टाइप का ट्रस्ट है, इस टाइप का ट्रस्ट है, मान लो कुछ इस टाइप का ट्रस्ट बना हुआ है आपका। ठीक है, जब ओवर ब्रिज वगैरह देखते हो आप, फ्लाईओवर वगैरह देखते हो, इस टाइप का आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये आपका ट्रस्ट है मान लो। ठीक है, और कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है, ये कैसा मेंबर है, ये जो आपका कनेक्ट है, ये ऊपर वाला मेंबर कनेक्ट है, ये कैसा मेंबर है, ये आपका कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखेगा, देखो कंटिन्यू जो रहेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, इस टाइप का कुछ मेंबर रहेगा, इस टाइप का, यहाँ पे रिविट से आपका कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका रिविट से कनेक्ट रहेगा, इस टाइप का रहेगा, ये मान लो कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है,
इस टाइप का रिविट से कनेक्ट रहेगा आपका एंगल सेक्शन रहेगा। यहाँ पे मान लो ट्रस्ट का है, ये मान लो ट्रस्ट का है, यहाँ पे भी आपका कनेक्ट रहेगा, इस टाइप का कनेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये कैसा है आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस एंगल स्ट्रक्ट है, ठीक है। उसके बाद एक आप बनेगा आपका डिसकंटिन्यूअस एंगल ऑफ स्ट्रक्ट बनेगा, आपका डिसकंटिन्यूअस में कहने का मतलब ये जो आपका कनेक्टिंग प्लेट रहेगा, ये आपका कनेक्टिंग प्लेट रहेगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस रहेगा, जो छोड़ के रहेगा, ऐसे छोड़ के रहेगा, ऐसे छोड़ के रहेगा। इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस एंगल स्ट्रक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस एंगल स्ट्रक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ये तो आपका लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ था जब हम लोग ने ट्रस्ट बनाया। इसमें आपका इफेक्टिव लेंथ जो एंगल ऑफ स्ट्रक्ट का आएगा, वो इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 टेबल बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 टेबल बना लेंगे। उसमें एक में फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फर्स्ट में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में हम लोग एल इफेक्टिव लिखेंगे। एल इफेक्टिव किसका है, एंगल ऑफ स्ट्रक्ट का एल इफेक्टिव है। उसके बाद आपका है यहाँ पे अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लिख लेंगे। अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा एंगल ऑफ स्ट्रक्ट का, कंप्रेसिव अलाउबल कंप्रेशन। ठीक है, 3 मैंने क्या किया, 3 टेबल बना लिया। ये आपका 3 टेबल है, ये मान लो 3 टेबल है आपका। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है, आपका मान लो कॉन्टिन्यूअस है आपका कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो आप सिंगल या डबल आप एंगल ऑफ स्ट्रक्ट यूज करते हो, एंगल स्ट्रक्ट यूज करते हो। ठीक है, कैसा है आपका, ये आपका कंटिन्यूअस स्ट्रक्ट है, कंटिन्यूअस ट्रस्ट है। उसमें क्या किया हम लोग, सिंगल या डबल एंगल स्ट्रक्ट यूज करते हैं। उसमें जो आपका एल इफेक्टिव होगा, वो कितना होगा आपका 0.7 L माइनस एल के बराबर होगा। ठीक है, और जो आपका अलाउबल कंप्रेशन होगा, वो आपका क्या होगा, सिग्मा AC होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लो आपका डिसकंटिन्यूअस क्या है आपका, सिंगल एंगल कनेक्टेड with one rivet क्या है, डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ 1 रिवेट से है। उस केस में जो आपका एल इफेक्टिव होगा, वो आपका एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो अलाउबल कंप्रेशन स्ट्रेस रहेगा, अलाउबल कंप्रेसिव रहेगा, वो आपका 0.8 सिग्मा AC होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप होएगा। मान लो ये आपका एंगल सेक्शन है, ये आपका एंगल सेक्शन है। ठीक है, ये मान लो ये आपका एंगल सेक्शन है। ठीक है, ये आपका एंगल सेक्शन है, ये आप गैजेट प्लेट से आपका एंगल सेक्शन कनेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, क्या है आपका, ये प्लेट किस टाइप का प्लेट है, यहाँ पर आपका सिंगल रिबिट से कनेक्ट है। ठीक है, सिर्फ एक रिबिट से कनेक्ट है। ये जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है, वो आपका एल के बराबर आ जाएगा। और अलाउबल कंप्रेशन जो आएगा आपका 0.8
सिग्मा एसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसा सेक्शन है आप लोग समझ गए, इस टाइप का सेक्शन है आपका। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट देखो क्या है, discontinuous single angle with more than one rivet, या वेल्ड। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो सेक्शन था आपका, ये जो सेक्शन था, ठीक है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा रिविट कनेक्ट है, मान लो एक से ज्यादा रिविट कनेक्ट है, ये एक से ज्यादा रिविट कनेक्ट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब एल इफेक्टिव आ गया आपका, वो 0.85 एल के बराबर आएगा, और अलाउबल कंप्रेशन जो रहेगा वो आपका सिग्मा एसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका मान लो, इसी तरह मान लो चौथा पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, डिसकंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस ट्रस्ट है। उसमें क्या होगा, जब हम लोग डबल एंगल यूज करेंगे, डबल एंगल एक्सट्रूड यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बैक टू बैक, ठीक है, बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइज ऑफ गजेट प्लेट। ठीक है, ये देखो कैसा प्लेट है, ये आपका गजेट प्लेट है। क्या कर रहे हैं, डबल एंगल यूज कर रहे हैं, डबल बैक टू बैक यूज कर रहे हैं, ये इस टाइप का है, इस टाइप का यूज है, ये आपका इस टाइप का प्लेट है। ठीक है, डबल एंगल यूज किए हुए हैं। ठीक है, जब इस टाइप का हम लोग एंगल यूज करेंगे गजेट प्लेट के, उस टाइम जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपका 0.7 एल से माइनस 0. ये माइनस है आपका, माइनस 0.85 एल होगा। ठीक है, और जो इसका अलाउबल कंप्रेशन रहेगा वो कितना रहेगा, अलाउबल कंप्रेशन कितना रहेगा आपका, अलाउबल कंप्रेशन सिग्मा एसी के बराबर रहेगा, ठीक है, अब जो हम यूज करेंगे पांचवा पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस है आपका, डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल है, डबल एंगल कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ गजेट प्लेट है, ठीक है, तब जो क्या होगा आपका इफेक्टिव लेंथ वो एल के बराबर रहेगा, और आपका परमिसिबल एक्सिस कितना रहेगा, 0. सिग्मा एसी के बराबर रहेगा। ठीक है, ये आपका पूरा एंगल ऑफ स्ट्रेस का इफेक्टिव लेंथ था, और आपका अलाउबल कंप्रेशन स्ट्रेस था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ेंगे एंगल ऑफ स्ट्रेस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, डिजाइन कंप्रेशन मेमोरी का डिजाइन कैसे करते हैं, उसके बाद लेसिंग के बारे में पढ़ना है, बैटनिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।